नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कभी पानी पी पी कर भारत को कोसा था, आज अपनी गद्दी बचाने के लिए भारत के आगे गुहार लगाई जा रही है। नेपाली पीएम खड़ग प्रसाद शर्मा ओली की डोली का विदाई का वक्त करीब है। पूरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई है और ओली की बोली भारत के प्रति बदल चुकी है, जबकि चीन के नेपाली चाटुकारों के पैरों तले से जमीन खिसक रही है। पिछले 2 महीने में भारत एक बार फिर से नेपाली सियासतदानों के लिए हुआ बनकर उभरा है। कमाल की बात यह है कि जो डियर ओली एक वक्त भारत को खट्टा चूर्ण समझ रहे थे, आज भारत की खातिर अपनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से टकरा गए हैं। और लगता यूं है कि उनके भीतर से नेपाल में चीनी राजदूत हाउ यांकी के हुसन का खुमार ढल चुका है। नेपाल में जल्दी ही बहुत बड़ा घटित हो सकता है। ऐसा कि कुछ नेपालियों के चीन की कठपुतली बनने के ख्वाब ढह सकते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से चुप्पी साधे भारत ने इन चीनी पिट्ठों पर अपना एक्शन शुरू कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि यह सारा बवंडर रोचीप से ओली के मुलाकात के बाद शुरू हुआ है। इस मीटिंग के बाद ही पीएम ओली ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तोड़ने का इशारा किया और एनसीपी के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड के खिलाफ बिगुल बजा दिया। इसका मतलब यह है कि चीन ने जिस नेपाल को अपनी उंगली पर नचाकर उसे भारत के खिलाफ साधने के मंसूबे पाले थे, रोचीप सामंत कुमार गोयल ने उन्हें एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया है। नेपाल में चीन की बढ़ती दखलंदाजी हास्य की ओर बढ़ रही है, जबकि भारत फिर से नेपाल में एक ताकत बनकर उभर रहा है। उस तौर पर जो नेपाल का सिर्फ हितैषी नहीं है, बल्कि उसकी उन्नति के सफर का सहयात्री भी है। हैरानी की बात यह है कि एक वक्त जिस प्रचंड ने ओली के खिलाफ मोर्चा खोला था, अब वे बैकफुट पर आ गए हैं और ओली फ्रंट फुट से चौके छक्के जड़ रहे हैं। पार्टी तोड़ने की चेतावनी प्रचंड ने दी थी, पर ओली खुद एनसीपी से अलग होने का मूड बना चुके हैं, यह जानते हुए भी कि इससे उनकी सरकार अल्पमत में आ सकती है। यही वजह है कि वे भारत के इशारों पर नाचने को पूरी तरह तैयार है और उम्मीद कर रहे हैं कि भारत उनकी सरकार बचाने में मदद कर सकता है। कहा जाता है कि भारत ने अभी इस मुद्दे पर किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया है और अपने राजनीतिक मसलों को मिल बैठकर सुलझाने की सलाह दी है। यह भारत का एक्शन का असर था, जिसके बाद ओली विवादित नक्शे को अपनी राजनीति से दूर कर गए। उन्हें यह समझने में अधिक देर नहीं लगी कि भारत के खिलाफ उनकी व्यक्तिगत सोच फल फूल नहीं सकती है। खासतौर से चीन से ओली को लगातार कई धोखे मिले थे, जिससे ओली को अपनी बुद्धि के दरवाजे खोलने पड़े। चीन ने वादा करने के बावजूद भी नेपाली सामान ड्यूटी फ्री नहीं किया। नेपाल के 511 प्रोडक्ट चीन द्वारा ड्यूटी फ्री किए जाने थे, मगर उसने एक नई लिस्ट नेपाल को थमा दी, जिसमें नेपाल के 121 सामानों को ही जगह दी गई। हैरानी की बात यह है कि चीन ने इन 121 सामानों का आयात भी नामात्र ही किया। चीन का दूसरा बड़ा विश्वासघात नेपाल की जमीन कब्जाने के बाद सामने आया। चीन द्वारा नेपाल के हुमला, संखुआ सभा, गोरखा जिले समेत कई इलाकों की जमीनें कब्जा ली गई। नेपाल का पूरा रुई गांव ही चीन ने अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। अगर भारत से नेपाल का यह विवाद नहीं होता तो शायद चीन यह हिमाकत नहीं कर पाता। ऐसे में ओली को भारत की कमी महसूस होना लाजमी था। चर्चा यह भी चली कि भारत नेपाल चीन बॉर्डर पर गोरखा रेजिमेंट के कुछ जवानों को भेज सकता है। अब यह जवान नेपाल की सुरक्षा में भेजे गए हैं या नहीं, सुरक्षा से जुड़ी ऐसी बातें गोपनीय रहती है। पर इतना जरूर है कि नेपाली धरती की ओर बढ़ते चीन के कदम ठहर चुके हैं। अब असली खेल चीन द्वारा हथियाई गई नेपाल की जमीन की वापसी को लेकर है। नेपाल उम्मीद कर सकता है कि भारत के होते उसकी जमीन की वापसी की गारंटी जरूर है। खबर है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रो ने ही नेपाल को चीन द्वारा हड़पी जा रही उसकी जमीन की सूचना दी थी, परंतु इसके बाद भी पीएम ओली को यकीन नहीं हुआ। उनका चीन पर अटूट भरोसा था और वह चीन से इसकी आशा शायद नहीं करते थे। बाद में यह खबर नेपाली मीडिया में सर्कुलेट हो गई। मजे की बात यह है कि जिन इलाकों में चीन नेपाली भूमि पर अतिक्रमण कर रहा था, वहां नेपाल की मीडिया की तो छोड़िए, नेपाल के दूसरे इलाके के लोग और अधिकारी भी कभी कभार ही जाते हैं। इसलिए यह एक रहस्य बना रहा है कि नेपाली मीडिया को चीन की इस कारस्तानी की भनक कैसे लग पाई। परंतु चीन का भंडाफोड़ हो चुका था और उसका असली चेहरा नेपाल के सामने आ गया था। इसके कुछ दिन बाद, यानी कि जब नेपाली अधिकारी इस खबर की पुष्टि करके चीन नेपाल सीमा से लौट आए, पीएम ओली ने खुद रोचीप को मीटिंग के लिए आमंत्रित किया था। यह मीटिंग 21 अक्टूबर को तय हुई थी, जिसमें पीएम ओली भारत के साथ मिलकर काम करने और चीन के हाथ में फंसी नेपाल की गर्दन निकालने पर बात करना चाहते थे। यह मीटिंग बेहद ही गोपनीय रखी गई थी, मगर नेपाली पीएमओ में मौजूद चीनी जासूसों ने इसे सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद रोचीप ने विपक्षी नेता बाबूराम भट्टाराई, एनसीपी के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड और जनता समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात करनी पड़ी। खास बात यह है कि पहले रोचीप गोयल का इतना बड़ा कार्यक्रम निर्धारित नहीं था, परंतु नेपाली मीडिया में हलचल बढ़ी तो उनकी मुलाकातों का दायरा बढ़ता चला गया। परंतु बड़ा सवाल यह भी है कि पीएम ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़ने पर क्यों अड़ गए हैं और क्यों अपनी ही सरकार को संकट में डाल रहे हैं।
इसे समझने से पहले थोड़ा अतीत में जाने की जरूरत है। दरअसल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ओली की अगुवाई वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एकीकृत मार्क्सिस्ट और प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर के बीच विलय से हुई थी। यह दोनों ही दल साम्यवादी विचारधारा के प्रणेता थे, मगर प्रचंड माओ से अधिक प्रेरित थे, जबकि ओली की पार्टी मार्क्सवाद के प्रभाव में पनपी थी। साल 2018 में जब दोनों नेताओं ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया तो विचारों में अंतर से दहवाड़े आते रहे। प्रचंड को ज्यादातर चीन का समर्थक नेता माना जाता है। बाद में ओली पर पार्टी का दबाव बढ़ा तो वे भी माओ के रंग में रंगने को मजबूर होते चले गए। हालांकि कम्युनिस्ट धूर्त और झूठे होते हैं, इसलिए वे भारत की तरफ भी झुकाव दिखाने की कोशिश करते दिखते रहे। परंतु भीतर खाने ओली जो भारत विरोधी नीति लागू कर रहे थे उसको अघोषित रूप से प्रचंड का कहीं न कहीं समर्थन था, क्योंकि प्रचंड एकमात्र ऐसे नेता है जिन्हें चीन ने नेपाल में शीर्ष तक पहुंचाया है। ओली को हैरानी उस वक्त हुई जबकि चीन ने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया, परंतु प्रचंड की पार्टी के किसी नेता यहां तक कि कार्यकर्ता ने भी इस पर विरोध नहीं किया। उल्टा इसका पूरा ठीकरा पीएम ओली के सिर पर फोड़ दिया गया और एक पीएम के तौर पर ओली खलनायक बन गए। पीएम ओली को भारत के खिलाफ उकसाकर उन्हें भारत का शत्रु नंबर 1 भी बना दिया गया। इसका मतलब यह कि प्रचंड कहीं ना कहीं बड़ी चाल चल रहे थे और वह ओली का पत्ता नेपाल की राजनीति से ही काट देने की फिराक में थे, ताकि भारत के प्रति उदार रवैया दिखाकर उसे भी खुश रखा जाए। और चीन से तो उनकी पहले ही दांत कटी रोटी थी। इससे पुष्पकमल दहल प्रचंड नेपाल के पुष्प बन जाते और मोदी का कमल भी बने रहते। परंतु भारत चीन और प्रचंड की यह सब चालबाजियां न केवल समझ रहा था, बल्कि उचित अवसर पर अपने पत्ते खोलने के लिए रणनीति बनाने में भी जुटा था। दिक्कत यह थी कि पीएम ओली पूरी तरह चीनी चाबुक पर नाच रहे थे और उनको भारत से दूर करने के षड्यंत्र जारी थे। चीन द्वारा नेपाल की जमीन कब्जाने की भनक रोको लगी तो भारत एकदम से हरकत में आ गया। यह समझने में देर नहीं लगी कि आखिर चीन अपने विस्तारवाद की आड़ में इस गरीब देश में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। उसका मकसद नेपाल द्वारा भारत को घेरना ही नहीं था, बल्कि वह नेपाल को पूरा हड़पने का इरादा करके बैठा है। नेपाल के वर्तमान पीएम ओली इस पूरे खेल और प्रचंड की चाल को समझ गए हैं। वे नहीं चाहते हैं कि नेपाल और भारत में उनकी छवि खलनायक के रूप में स्थापित हो। इसके लिए उन्हें अपनी सरकार गिराने से भी गुरेज नहीं है। लगता यूं है कि प्रचंड के साथ उनकी गाड़ी अधिक देर तक पटरी पर नहीं दौड़ पाएगी। परंतु यह बात भी गौर करने लायक है कि कम्युनिस्ट विचारधारा अच्छी हो सकती है, परंतु वर्तमान में इस विचारधारा के लोग धूर्त और मक्कार हैं। इन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, फिर चाहे वह पुष्पकमल दहल प्रचंड हो या फिर नेपाली पीएम ओली हो। भारत पहले से कहीं अधिक सतर्कता से नेपाल में हो रही उठापटक को देख रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।